लोकसभा में एक अहम बिल पास हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। इस बिल के पेश होते ही संसद में हलचल मच गई है। विपक्ष ने इसका विरोध किया तो वही सरकार ने इस बिल को स्वीकार करने के लिए जोरदार कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। इस हंगामे के बीच वोटिंग हुई और इस बिल के समर्थन में कुछ 269 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 198 सांसदों ने इसके खिलाफ मत दिया। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह बिल भारत के लोकतंत्र के लिए कितना फायदेमंद होगा। विपक्षी दलों ने इस बिल को असंवैधानिक यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इसे राष्ट्रपति की अतिरिक्त शक्ति देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बिल संविधान की भावना के खिलाफ है और इसको तत्काल जेपीसी के पास भेजा जाए। तो वही दूसरी ओर तेलुगु देशम पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने इसका समर्थन किया और कहा कि अगर एक साथ चुनाव होते तो इससे देश का पैसा बचेगा और लगभग 40% चुनावी खर्चा घट सकता है। विपक्षी दलों ने इसे चुनाव आयोग और राष्ट्रपति के पास अधिक शक्ति देने की बात की है, जबकि समर्थक इसे देश के लिए फायदेमंद मानते हैं, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने से न सिर्फ प्रशासनिक बोझ कम होता है बल्कि खर्च भी घटेगा। इस बिल को अब विचार विमर्श के लिए संसद के संयुक्त समिति के पास भेजा जाएगा। अब देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या फैसला होता है और क्या यह बिल देश की चुनावी इतिहास में एक नया मोड़ ला पाएगा। यह बिल लोकतंत्र के खिलाफ है या देश के चुनावी प्रक्रिया को बेहतर बनाने का एक कदम है। यह सवाल आज देश भर में बहस का विषय बना हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। इसके पीछे की सोच भी लगातार हो रहे चुनावों से उपजी समस्याओं का समाधान है। देश की अर्थव्यवस्था हो या देश के संसाधनों पर बढ़ता दबाव, इसे दुष्परिणामों को ध्यान रखते हुए सरकार यह बिल लेकर आई है। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, लेकिन विपक्ष का विरोध देश हित के मुद्दे के अतिक्रमण से ज्यादा और कुछ नहीं है। बिल पेश किए जाने के दौरान क्या हुआ, आगे क्या होगा, बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा से पास हो गया है। आपको बता दें कि इस बिल के समर्थन में 269 मत पड़े हैं, जबकि इसके विरोध में 198 मत पड़े हैं। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। वहीं जो विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, टीएमसी की बात की जाए, सभी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे संविधान विरोधी बताया है। इससे पहले 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था और जिसको चर्चा के लिए उसके पास बिल को भेजा गया था। फिर वहां से चर्चा के बाद केंद्रीय कैबिनेट में आया था, जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने इस बिल को पास कर दिया। अब जेपीसी में ये बिल जाएगा चर्चा के लिए। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं। बीजेपी की एक कोशिश होगी कि जेपीसी का जो चेयरमैन है वो उनकी पार्टी का हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि समय समय पर चुनाव जो होता है तो कामकाज प्रभावित होता है, खर्चे बढ़ते हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है जो अब एक साथ कराने होंगे, लोकसभा चुनाव एक साथ, लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के जो चुनाव हैं वो एक साथ होंगे। तो जो रिपोर्ट आएगी जेपीसी से, केंद्रीय कैबिनेट उसको पास करेगी, फिर लोकसभा में उस पर चर्चा होगी। कैमरामैन चंदन के साथ सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। विपक्ष ने तो यह पहले कह दिया था कि यह सरकार की सोची समझी चाल है। वोटिंग हुई एक चुनाव बिल के लिए, 129वां संविधान बिल पेश किया गया। बिल के लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराई गई। कुछ सांसदों की आपत्ति के बाद वोट संशोधन करने के लिए फिर पर्ची बांटी गई। पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। इसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल के इस सदन में इसे रखा गया। अमित शाह ने सदन में कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। इस बिल का विरोध करने वालों में जो पार्टीज है वो है कांग्रेस, सीपीएम, आरएसपी, एआईएमआईएम, आप, बीएसपी, एआईयूडीएफ, टीएमसी, सीपीआई, डीएमके और एनपीएफ रही। जबकि इस बिल के समर्थन में बीजेपी, जेडीयू, एनसीपी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीआरएस, एलजेपी, एसएडी, एजेएसयू, एपीएनए, डीएल, एसकेएम और एनडीपीपी जैसे दल शामिल रहे। पक्ष विपक्ष और वाद विवाद से अलग वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजनीति के धुरंधरों की क्या प्रतिक्रिया रही है वो भी सुनाते हैं आपको। जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हम सबको भेजा है
और हम सब लोगों की जिम्मेदारी है ये संविधान विरोधी, संघीय ढांचे विरोधी, बेसिक स्ट्रक्चर विरोधी कई केसों की चर्चा की मनीष तिवारी जी ने, मैं उनके साथ जोड़ते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भावनाओं के विरोधी, गरीब विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। ये मुसलमान विरोधी, इस नीयत को वापस लो। हमारे देश में बाकी कुछ कम हो ज्यादा हो, एक चीज लगातार चलती रहती है। 5 साल 12 महीने अगले चुनाव की तैयारी। अभी आप देखिए नवंबर में मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के विधानसभा के चुनाव हुए। 4 महीना बाद लोकसभा के चुनाव हुए। वो चुनाव खत्म नहीं हुए कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव शुरू हो गए और अभी सांस भी नहीं ली कि दिल्ली में उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है, बिहार के चुनाव की तैयारियां हो रही है। ये बार बार होने वाला चुनाव देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बन गया है। ये विकास के लिए बाधा है, ये जन कल्याणकारी योजनाओं को रोकता है। क्या भारत को वन नेशन वन इलेक्शन के विचार की जरूरत है? क्या यह एक नई शुरुआत है? यह सवाल आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है और जवाब है हाँ। लेकिन कैसे? चलिए आपको बताते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से अपने एजेंडा में रख रहे हैं। इसका मतलब है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए ताकि बार बार के चुनावों से जनता को मुक्ति मिले, चुनावी खर्च कम हो और प्रशासन पर बोझ ना बढ़े। लेकिन क्या विपक्ष इसे समझने के लिए तैयार हो? क्या यह सच में देश की बेहतर के लिए है या फिर सिर्फ सत्ता का एक नया खेल है? कुछ कहते हैं यह लोकतंत्र की हानि है, कुछ कहते हैं कि संविधान की धारा धारा से खिलवाड़ हो सकता है। लेकिन यह सच समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन से चुनावी खर्चों में कमी तो आएगी, प्रशासन पर दबाव कम होगा और चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा किया जा सकेगा। 1952 से लेकर 1967 तक भारत में एक साथ चुनाव होते आए हैं, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और प्रशासनिक कारणों का यह प्रक्रिया टूट गई। और आज जब देश को इस सिस्टम की सख्त जरूरत है, विपक्ष क्यों इस पर तिल ताड़ कर बना हुआ है? क्या उन्हें यह डर है कि एक साथ चुनाव होने से उनकी राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ेगा? क्या यह उनका डर है कि बार बार चुनावी मोड में रहने से राजनीतिक स्थिरता बनती है जिससे विकास की गति धीमी हो जाती है? क्या यह सच नहीं है कि सरकारों को बार बार चुनावी मोड में जाने से नीतियों में स्थिरता और एकजुटता की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है? क्या वे यह नहीं समझ पा रहे हैं कि चुनावों के बार बार होने से सरकार के पास समय नहीं बचता और वह विकास के कामों पर ध्यान नहीं दे पाते? यह केवल राजनीतिक स्थिरता का सवाल नहीं है, बल्कि यह देश के खजाने और प्रशासन पर पड़े बोझ का सवाल है। आप सोचिए, अगर सरकार को बार बार चुनावी मोड में ना जाना पड़े तो क्या वह अधिक प्रभावी तरीके से काम कर सकती है? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन दुनिया के लिए कोई नया कॉन्सेप्ट है। हम आपको अब कुछ देशों के नाम बताएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से जहां पर ऐसा होता रहा है। सबसे पहले हम अमेरिका की बात करें। किन देशों में होता है वन नेशन वन इलेक्शन? सबसे पहले आप देखिए अमेरिका। दूसरा देश है यूरोपियन देश फ्रांस, जहां पर ऐसी चीजें होती है, ऐसे चुनाव लड़े जाते हैं। फिर उसके बाद स्वीडन, एक और यूरोपियन देश, और कनाडा और इंडोनेशिया। तो ये वो 5 देश है जहां पर दुनिया भर में वन नेशन वन इलेक्शन और एक ही तौर पर राज्य सरकारें, राज्य विधानसभाएं और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का भारत से ऐसा कोई नाता नहीं है। भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन का भारत की चुनावी प्रक्रिया का पुराना राता रहा है। जानते हैं क्यों, कब? चलिए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 1992 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे, यानी हमारे देश में ये इन सालों के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान ये सब चीजें होती थी। फिर आप देखिए इन सालों में दोनों चुनाव एक साथ हुए थे। ये जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, इनमें एक ही टाइम पर चुनाव हुए थे। फिर राज्य के पुनर्गठन के कारण चुनाव अलग अलग होने लगे थे, क्योंकि अलग अलग राज्यों से अलग अलग मांगे आ रही थी। फिर एक साथ चुनाव कराने से लागत कम होती है, यानी खर्चा कम होता है, जो कि इलेक्शन का ऑलमोस्ट 40% खर्चा अगर हम एक साथ सभी राज्य विधानसभाएं और देश के जनरल इलेक्शन कराए तो 40% से भी ज्यादा खर्चा
बच सकता है।